वेलकम टू क्लासरूम। भली करे आया, खुश आमदीद। ॿिनि महीननि खां पोइ मुंहिंजो अंदाज़ो आहे 2 महीना क्लासरूम जा प्रोग्राम मां अॻु हलियल वरी ॾिठा। जो पहले प्रोग्राम चल चुके थे वो दोबारा दिखाए गए। वो इसलिए कि मैं कहीं गायब हो गया था। ये नहीं कि वो अदालतों में जिन लोगों के केस चल रहे हैं जो गायब हो गए हैं, वो नहीं। एक तो इस तरह गायब कर दिए जाते हैं और कभी कभी हम खुद गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं सोसाइटी से। सोचते हैं कि कहीं तन्हा अकेले पहाड़ों में, जंगलों में, नदी नालों के किनारे थोड़ी सी जिंदगी वहाँ गुजरे, शोर नहीं हो, डिस्टर्बेंस ना हो, आवाज़ ना हो। सोचें, जो गुजर चुका है उसके बारे में सोचें, जो हो रहा है उसके बारे में सोचें, जो होगा उसको छोड़ दें। वी नो नथिंग अबाउट क्या होगा। वो एक लफ्ज़ में मैं अटक जाता हूँ। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं या कल की खबर नहीं। ये अब पल है या कल है, लेकिन वो काफ़िया रदीफ में इतना फिट है कि कभी कभी मैं कह देता हूँ कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का, कल की खबर नहीं। तो ये अलग इकनॉमिक्स के स्टूडेंट कहते हैं। और ये जो साहब हैं जिसने पाकिस्तान को अपने सींगों पे उठा लिया, हालांकि उसके सींग नज़र नहीं आते, कहता है कि मैं पीएचडी हूँ इकनॉमिक्स में। चलो ठीक है, होंगे, हमारा उससे वास्ता नहीं है। तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम इस शेयर से मुत्तफिक नहीं है, ये इकनॉमिक के असूलों के ख़िलाफ़ है। क्योंकि अगर हर आदमी ये सोचना शुरू कर दे कि सामान 100 बरस का, कल की खबर नहीं, तो भाई कल की तो किसी को पता नहीं। तो फिर ये पूरी प्लानिंग, रोड रास्ते बनाना, स्पीड से फासलों को कम करना, टेली कम्युनिकेशन को इतना मुयस्सर बना देना कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अमेरिका में हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, स्काइप के थ्रू एक दूसरे को देख सकते हैं, हम बहुत कुछ हो सकता है। तो ये आज हम करेंगे तो तब कल जो हमारी जनरेशन आएगी हमारे बाद, तो भाई आने वालों के लिए तो सोचना चाहिए ना कुछ। अब ये तो बड़ी खुदगर्जी की बात है कि खुदगर्जी जी ॻाल्हि आहे तो मां रुगो पंहिंजे बारे में सोचा, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, और जो आने वाली जनरेशन्स हैं तो उनके बारे में मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझी का जिम्मेदारी कोन्हे। तो आने वाले शख्स, आने वाले जनरेशन्स के लिए मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं क्या उनको दे के जाऊँ। तो ये वो तो शेयर था, तो इसमें बहुत कुछ सोचा, बहुत सा कुछ फीडबैक मैंने लिया। और मैंने गुजारिश की थी जाते हुए 2 महीने पहले कि हज़ारा यूनिवर्सिटी में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, किस तरह वहाँ स्टूडेंट्स ने रिएक्ट किया जब एक बच्ची के साथ किसी मदरसे के मौलाना ने उसकी बेहुरमती की, और स्टूडेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया। तो मुझे वही वक्त आया जब हम स्टूडेंट्स होते थे कराची यूनिवर्सिटी में, 1950 का आखिर और 60 की बिगनिंग, 59, 60, 61, 3 साल कराची यूनिवर्सिटी के। कॉलेजेस अलग, 2-3 कॉलेज, एक इस्लामिया कॉलेज, तो एक एसएम कॉलेज, एसएम लॉ कॉलेज, डीजे साइंस कॉलेज, एनईडी इंजीनियरिंग कॉलेज, अब यूनिवर्सिटी। बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह उन्होंने उसको रिएक्ट किया। और जो एक आमियाना एक जुमला उर्दू में इस्तेमाल होता है कि साहब वहाँ तो उस मौलाना का उन्होंने बाजा बजा दिया स्टूडेंट्स ने, कि उन्होंने कहा, पुलिस को घेरे में लेकर पुलिस को कहा कि हम कोई कानून अपने हाथ में, आप इसके साथ जो करना चाहते हो आप जाएं, एफआईआर लिखें,
लेकिन हम इसको मारेंगे नहीं इसको, हालांकि ही डिजर्व्स टू बी किल्ड, संसार किया जाए, हम यहां इसको मार सकते हैं, मारेंगे नहीं। तो दवात की काली इंक, दवात मस सिंधी में कहते हैं, वो उसके ऊपर डाला, मुंह पे उसके लगाया, छिलर उसको छितर मारे, उसको अच्छी खासी उसकी हालत की उसने। और फिर वहां मुझे किसी ने, वहां के प्रोफेसर्स ने शिव मंदिर, उन्होंने कहा कि यहाँ शिव मंदिर, मैंने कहा मैं जरूर देखूंगा। इस कदर साफ सुथरा, नीट क्लीन। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ रोजाना पूजा पाठ? कहा कि नहीं, यहाँ साल में 1 या 2 मरतबा डेलीगेशंस आते हैं इनके, क्योंकि यहाँ कोई हिंदू तो रहता नहीं, तो ये रोजाना का वाला सिस्टम। मैंने कहा फिर इतना साफ सुथरा कैसे है? वॉल टू वॉल कारपेट, हैरत अंगेज। उसकी हिफाजत के लिए पढ़े लिखे प्रोफेसर्स को चाबियां दी थी उन्होंने कि आपका काम है। और उसी वक्त मैं वही था एबटाबाद और मानसेरे में, जब मुझे पता चला कि सिंध में कुछ लोगों ने ये दिखाने के लिए कि हम कितने पक्के मुसलमान हैं, कितनी मोहब्बत है हमें इस्लाम से, क्योंकि और क्या सबब हो सकता है, उन्होंने 2-3 मंदिर और एक गुरुद्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आग लगा दी, आर्सन एंड लूटिंग। कुछ नहीं हुआ, ना कोई अदीब बाहर आए, ना कोई जर्नलिस्ट हमारे बाहर आए, ना कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स बाहर आए। किसी ने कोई एजिटेशन नहीं की, किसी ने उनको कंडेम नहीं किया कि आपका ये एक्ट जो है ये इस्लाम से मोहब्बत नहीं है। ओपनली उनको किसी ने नहीं बताया, मुझे बड़ा दुख हुआ। और वही लास्ट प्रोग्राम की बात मैं आज फिर आपसे कर रहा हूं इस ओपनिंग प्रोग्राम में। तमाम भी गौर से बुद्धि जो देखिए बैठा हो उन प्रोग्राम में वो जेकी कुछ मुल्क हो, उन प्रोग्राम में उन दुख जो उस तकलीफ का मैंने इजहार किया। और मैंने कहा कि हो सकता है कि मैं ये आखिरी प्रोग्राम कर रहा हूं, इसलिए जाते हुए मैंने आपसे इजाजत तो ली, लेकिन आने का वादा नहीं किया मैंने कि 1 हफ्ते के बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा आपकी खिदमत में, और आपके साथ आपसे सीखूंगा। शेयर क्या करना है, शेयर हम तब करते जब दूसरा शेयर हमारे पास आता है। तो मैं आपसे सीखना चाहता हूं, ये प्रोग्राम मैं सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, लर्निंग फ्रॉम योर फीडबैक्स। लेकिन उस प्रोग्राम में मैंने कहा कि अब मुझे लगता है कि मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि पूरा जब बंटवारा नहीं हुआ था हिंदुस्तान का, जब हिंदुस्तान का 5वां हिस्सा अंग्रेजों ने अलग करके और हमें दिया कि जाओ यहाँ पाकिस्तान बनाओ, जब ये फैसला नहीं हुआ था, एक हिंदुस्तान था, तो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सूबे थे उसमें सूफी सूबा, मिस्टिक सूफी सिंध को कहा जाता था। उसका एक हैरत अंगेज उसकी मिसाल मैं आपको दूं, आप हैरान होंगे। पार्टीशन हो गया, वहां से लोग आए, यहां से लोग गए, तो यहां से हिंदू जब हिंदुस्तान पहुंचे तो वो कमाल के लोग थे, सिंध में जो रहते थे, बे इंतहा कमाल के लोग जिनको कहा जाता है, जेन्युइन एरियंस जिस तरह होता है ना, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, उनकी लैंग्वेज, उनका ट्रेड कॉमर्स में सुपर्ब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका कंट्रीब्यूशन और उनका परफॉर्मेंस। वो जब हिंदुस्तान पहुंचे 3, 4, 5 साल में उन्होंने झोंपड़ों से और अपने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट से फिर से एक नई जिंदगी शुरू की, और इस तरह उठे कि पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी सबसे ज्यादा 1 करोड़ के, अभी भी यानी कि 66-67 ईयर्स के बाद भी यहां से जो हिंदू गए थे 20 लाख के करीब गए थे, 20-25, वो
1 करोड़ अभी तक नहीं हो सके, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स वो देते हैं, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स वो देते हैं, सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स वो देते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स वो देते हैं, सबसे ज्यादा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस यानी कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये उन सिंधियों की हैं जो सिंधी यहाँ से हिंदुस्तान गए थे। लेकिन उनका उठना बैठना इतनी उनके ऊपर जैसे एक इम्प्रिंट होता है सूफियों का वो था। तो हिंदुस्तान के जो असली हिंदू थे उनको कहते हैं कि यार तुम कैसे तुम हिंदू हो, तुम तो मुझे आधे, तो हमें तो तुम आधे मुसलमान लगते हो तुम लोग। एक छोटी सी रिसेस लेते हैं और रिसेस के बाद बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं आपस में मिलजुल के। छोटी सी रिसेस। रिसेस से वापसी, तो वो बात तो जो यहां से वो चले गए उनकी बात। तो ये 2 महीने जो मैंने अलग थलग, तो दुख हुआ था उनका, इसलिए उस हवाले से मैंने कहा था कि मानसेरा में बड़े नेक और दीनदार लोग रहते हैं। 2 नंबर का काम तो खैर होता होगा कहीं और भी, वहां भी होता होगा, लेकिन बड़े कोई आपसे पर्स नहीं छीनता। एबटाबाद में बाहर निकलता था रात में, सुनसान सड़कें, पहाड़, ना कोई आपसे पर्स छीनता है वहां, ना आपसे कोई मोबाइल फोन छीनता है आपसे, ना आपको अचानक कोई कनपट्टी पे आके यहां पिस्तौल रखता है। यहां क्यों नहीं है? What has gone wrong with this place? This is the question. क्या हुआ है यहां कि हम बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं उन लोगों से? क्या हुआ है? एक चीज तो है वो समझ में आती है कि वहां एक ही जबान, एक ही कल्चर के लोग हैं, लिहाजा सब एक दूसरे को पहचानते हैं। वहां बीच में एबटाबाद और मानसरे के बीच में एक पहाड़ों पे एक छोटा सा खूबसूरत शहर, वहां से गाड़ी टर्न करती है इस तरह, सब आती जाती, और बहुत बिजी रोड पे है वो। उस छोटे से शहर का, टाउन का, पन्नी नाम है, पन्नी। भाई ये पन्नी क्या है? तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि यहां के सब लोग खुद को पन्नी कहते हैं। पन्नी, हाँ पन्नी, थोड़ा सा इसी तरह का नाम मिलता जुलता, मैं आई एम सॉरी 2 महीने हो गए बात को। पन्नी कहते हैं कि इसमें अफरीदी भी रहते हैं और दूसरी पख्तून ज़ात के लोग भी रहते हैं, और बड़े अच्छे खाते पीते लोग हैं, कारोबार अपना करते हैं। लेकिन हर आदमी अपने आप को इस पन्नी की, उसकी ज़ात है, उसका सरनेम है, वो पन्नी कहते हैं, हम पन्नी हैं। शेख भी हैं वहाँ, सिद्दीकी भी हैं, लेकिन एक पन्नी उन्होंने अपना वो इस तरह बनाया था। बहरहाल अपना अपना कल्चर है, कुछ कुछ स्टेप्स के बाद वो कल्चर चेंज होता रहता है, ज़बानें चेंज होती रहती हैं, उठना बैठना सोच वो चेंज हो जाती है। मैंने इस मुल्क के हवाले से कहा कि ये मुल्क तो एक है ना, उन लोगों में और हम लोगों में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों हो गया है? बहरहाल तो इसमें तन्हाई में जो सोचने का, और फिर अब जो मैं 2 महीने गायब हो गया, कुछ फीडबैक मिले। एक फीडबैक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आई मस्ट, और आपको भी इस तरह का कोई हो तो बराए मेहरबानी SMS आप कर सकते हैं, आप लेटर लिख सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं यहाँ सिंध टीवी को। कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे सख्ती से कहा कि आप सिंधी प्रोग्राम में उर्दू क्यों बोलते हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए उर्दू। और कुछ लोग ऐसे मिले
कहा जी आप ये जो कर रहे हैं ये हम तो इसको समझते हैं कि जैसे ब्रिज बना रहे हैं आप, 66 ईयर से जो ब्रिज नहीं बना यहाँ, वो ब्रिज बना रहे हैं आप, ताकि उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले एक दूसरे से करीब आएं और एक दूसरे की बात वो शेयर कर सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि जी हमने सिंध टीवी के ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे सुनते हैं और रिकॉर्ड करके उसकी सीडीज़ जो, उसकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। और एक वो कि भाई छोटा कहो न ॻाल्हायो तव्हां उर्दू में, न ॻाल्हायो उर्दू में मीन्स नहीं बात किया करें आप उर्दू में। एक चीज एज ए स्टूडेंट, आई एम अ परपेचुअल स्टूडेंट, परपेचुअल स्टूडेंट होने का एक फायदा बता दूं, उसके बाद मैं बात करना चाहता हूं। जब आप खुद को ज़हनी तौर पर, दिल से, दिमाग से और रूहानी तौर पर जब आप खुद को परपेचुअल स्टूडेंट, एक वो तालिबे इल्म जो लगातार इल्म हासिल करना चाहता है, लगातार सीखना चाहता है, तो उसका सबसे बड़ा जो हमें फायदा होता है कि वो जो बंद खिड़कियां हमारे जहन की, यहां पर वो दरवाजे हैं, वो खिड़कियां हैं, रोशनदान हैं, वॉट एवर दे आर, जो बचपन से फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से, इस सोसाइटी की फंडामेंटलिज्म की वजह से, इस सोसाइटी की सख्ती की वजह से वो जो बंद हो जाते हैं दरवाजे, बंद हो जाती हैं खिड़कियां, ताज़ा हवा हम अंदर लाने नहीं देते हम उसको। जब आप खुद को डिक्लेयर करते हो कि आई एम अ परपेचुअल स्टूडेंट, में लगातार पढ़ता रहूंगा, सीखता रहूंगा, तो ये जो आपके दिमाग की बंद खिड़कियां ये खुलने लगती हैं, बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, रोशनदान जो बंद हो जाते हैं, रोशनी अंदर नहीं आती है, रोशनी अंदर आती है आपके। यू स्टार्ट लर्निंग बिकॉज देयर इज नो एंड टू लर्निंग। तालीम की कहीं इंतहा, कहीं कुछ कभी नहीं होती। यू कीप ऑन लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग। आप लगातार सीखते रहें, आप सीखते रहें, सीखते रहें, बंद दरवाजे वहां से खुल जाएंगे। समझ में? आई होप आई एम क्लियर जो बात मैंने आपसे की अभी, कि लगातार स्टूडेंट होने का एक तासुर अपने ऊपर तारी करने के बाद बहुत सी रोशनी हमारे अंदर आती है, बहुत सी नई हवाएं अंदर हमारे आती है, बहुत सा नॉलेज हमारे पास आता है। और कई तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने टीचर्स की तरफ से जो बचपन में पढ़ाते हैं, सोसाइटी की तरफ से, ऐसी ऐसी चीज़ें जंजीर की तरह हमें वो पहना देते हैं कि उन जंजीरों के निशान पड़ जाते हैं, खून बहने लगता है, वहाँ जख्म हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुद को डिक्लेयर करते हैं कि आई एम अ कांस्टेंट, परपेचुअल एंड ऑन गोइंग स्टूडेंट, मरते दम तक, जिसके लिए आपको हुक्म है सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। ये मैं फकीर अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं आपको, नहीं नहीं, मैं नहीं बता रहा हूं, आप भी, मैं नहीं बता रहा हूं। हुक्म है सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी कि क्रेडल टू ग्रेव, झूले से लेके आखिरी वक्त तक। फिर आप ग्रेव में जाएं, कब्र में जाएं, शमशान घाट पे आपको ले जाएं और वहाँ आपकी बॉडी जला दें। अगर पर्शियन है आप या पारसी हैं आप, टावर ऑफ साइलेंस पे जाके आपकी बॉडी रख दें ताकि वो किसी के परिंदों के काम आए। फिलॉसफी उसके पीछे। ये पारसी अपने लव्ड वंस की जो बॉडीज़ हैं न दफन करते हैं न उसको जलाते हैं, उसका एक टावर ऑफ साइलेंस है, नीचे एक उसके कुआं होता है, खाली जाली लोहे की होती है, उसके ऊपर लाश रखते हैं। आइडिया उसके पीछे ये है कि मरने के बाद भी किसी के काम आओ
ये बॉडी जो है, ये गोश्त है, आखिर में जो रह गया ठीक है, चील कौवे खाएंगे बेचारे, उनका पेट भरेगा। दैट इज द फिलॉसफी। तो सीक नॉलेज एंड क्रिएट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव का मतलब है कि आप पढ़ते रहें, आप पढ़ते रहें, आप पढ़ते रहें लगातार, उसमें कोई आपका उसमें गैप नहीं आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन हर दुनिया की लैंग्वेज, और मैं बहुत केयरफुली एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, और कुछ लोग जिनको आदत होती है कलम और कागज लेकर बैठते हैं इस इंतज़ार में कि इस आदमी के मुंह से एक गलत जुमला निकले, वन एरोनियस अटरेंस, गलती से इसके मुंह से कुछ निकल जाए, गलती से कुछ कहे चवे, तो हम लिखें और फिर इसका वो जो हमारी बॉम्बे की उर्दू, कराची की उर्दू में आ गई है, फिर इसका उनका बाजा बजाते हैं इसका, फिर उसको पता चलेगा कि तू क्या बोल रहा था। इसलिए आई एम वेरी केयरफुल। वो ये कि लैंग्वेज, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया जी का बेज़बान, उन्हें जो हिकिड़ो मकसद आहे, देयर इज वन पर्पज ऑफ लैंग्वेज एंड दैट पर्पज इज, वो मकसद है, उन्हें जो मकसद आहे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप मुझसे कहें, मैं आपसे कहूं। ये अलग बात है कि इस वक्त जो हम आपसे बैठे हुए बात कर रहे हैं यहां, इट्स अ वन वे ट्रैफिक, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं। लेकिन बेसिक मस्जिद, बेसिक मकसद कम्युनिकेशन का, जबान का, बोलने का यह है कि मेरे पास कुछ सुनाने के लिए है आपको, मेरे कुछ ग्रीवांसेस हैं, आप मेरे मास्टर हैं, आप मेरे भोतार हैं, आप मेरे साईं हैं, आप मेरे पीर साईं हैं, आप मेरे कबीले के सरदार हैं। सरदार साईं, मुझे ये तकलीफ हुई है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इसको उतार के रखूंगी, ये डिस्ट्रैक्शन है, ये डिस्ट्रैक्शन इसको कहते हैं, ये आवाज़ कर रही है। मैं कुछ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। इसी तरह अगर आपके पास कोई चीज़ है कि भाई हम आपको सुनते हैं यार, कोई बात हमारे समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या, इधर की बात उधर, इधर की बात उधर, कभी मानसेरी की बात, कभी कराची की बात, कभी बुरी बाजार की बात, है क्या प्रॉब्लम आपका? ज़रा टिको अपनी जगह, एक जगह पे यार, टिक के खड़े रहो ताकि हमें कोई बात तुम्हारी समझ में आए। ये आप कह रहे हैं, आई अंडरस्टैंड भाई, थैंक यू वेरी मच, मैंने आपकी बात समझी। आई वुड ट्राई टू फोकस, और जूम करूंगा एक पर्टिकुलर एक नुक्ते पर, फोकस करूंगा उसको कि मैं इस फोकस से मत हटूं। एक छोटी सी रिसेस के बाद फिर बात करते हैं। बातें बहुत ही आज मुझे आपसे करने के लिए, कोई बात नहीं, अगर रह गई कुछ बातें हम फिर दोबारा करेंगे। एक छोटी सी रिसेस। रिसेस से फकीर की वापसी। रिसेस के दौरान मैं ये जो होमवर्क करके ले आया था, मैं ये तो होमवर्क, दिस माय होमवर्क। बहुत सी बातें थी, मुझे सरकार से बात करनी थी, सिंध सरकार, सिंध सर साईं हमारे जो उनसे बात करनी थी। और वो बात थी कि मरहुमा को गुजरे हुए 2007 में बेनज़ीर भुट्टो, शी पास्ड अवे, शी वाज असैसिनेटेड। उनके जो असेसिन, उनके कातिल घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और
इन दी कॉरिडोर्स आर पॉर। ताकत का ये जो ऐवान है उसके अंदर भी वो है, कुछ नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इंक्वायरी हो नहीं सकती जब तक कि पोस्टमार्टम न हो। अब ये अलग बात है, अलग बात। आई हैव नथिंग टू डू विद इट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। खत्म। गुजारिश मुझे सिर्फ ये करनी थी उनसे, लेकिन वो क्या करें, टाइम नहीं है, कि भाई अपना भी कुछ काम करो। सरकार और सरकार के कारिंदे अपनी तरफ से भी काम करो। आपको तनख्वाहें मिलती हैं, आपको मरात हैं, गन प्रूफ, बम प्रूफ, एटम बम प्रूफ, मिसाइल प्रूफ, पता नहीं क्या, हाइड्रोजन बम प्रूफ गाड़ियां हैं आपके पास, सब कुछ है। अपनी तरफ से भी करें। नहीं, हर काम आप करते हो बेनजीर के। एक्सप्लॉयटेशन की भी कोई हद होती है यार। अगर बेनजीर के हवाले से उसके नाम में कोई काम करते हो तो करप्शन बंद करो। न उसके वालिद ने करप्शन की थी, न इस्माइल ने करप्शन की थी। जुल्फिकार अली भुट्टो वाहिद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जिसके पास न इस्लामाबाद में कोई प्लाट था, न कराची में। कराची में जो ये 70 है इनका, जहां जेबिस्ट ने खोला हुआ है, या उसके सामने अल मुर्तजा उनके बेटे रहते थे, वो उनके वालिद सर शाहनवाज भुट्टो के ज़माने का है, उनका है, अंग्रेज़ों के दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो का नहीं है। उसकी लाहौर में प्रॉपर्टी नहीं है, लाहौर में कोई गन प्रूफ उसका कोई महल बना हुआ नहीं है। तो भाई इतना एक्सप्लॉइट मत करो उसको कि बेनजीर के नाम में आप अगर करते हो तो फिर ईमानदारी से करो। रोड रास्ते बनते हैं बेनजीर के नाम में, जो मंसूबा की जिसके आप इश्तिहार, इसके सिलसिले में मुझे बात करनी थी सर। ये बात मैं अगले प्रोग्राम में करूंगा, लेकिन आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू सर, क्योंकि करोड़ों रुपए का आप इश्तिहार दे रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये मंसूबे हैं, ये मंसूबे हैं। मंसूबे तो सब बनाते हैं, मंसूबों की तकमील होनी चाहिए। वो तो नहीं होना चाहिए ना किसी ने क्लेम किया था बाहर जाते कि भाई उसने उसको दिखाया वहां चाइना में, पता नहीं कि उसको दिखाया चाइनीज ने कि भाई ये सामने जो आप पुल देख रहे हो ना, इतना बड़ा, ये इतने 100,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इतना इसमें लोहा लगा हुआ है, पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर बिलियन डॉलर्स में हमने ये बनाया है। तो उसने कहा पाकिस्तान आओ तो हम भी बताएंगे आपको कि हमारे पास क्या है। तो सिंधी थे कोई, बोला भाई दिखाओ। आए चाइनीज इधर, बोले तो आप जो उधर हम चाइना में आके कह रहे थे वो चीज तो दिखाओ। बोला आओ 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 आओ, खिड़की खोली, बोला सामने वो पुल देख रहे हो? बोला यार किधर है पुल? बोला यार कमाल है, या आपके पुल से बड़ा, सबसे बड़ा दुनिया का पुल हमने तो ये बनाया है। बोला लेकिन वो बुलाया तो है किधर है भाई? इस पे इतने इतने ट्रिलियन बिलियन इस्तेमाल हुए, उसमें बिलियन डॉलर्स थे, उसमें यूरोस थे, उसमें पाउंड इस्तेमाल हुए, और कमाल है आपको नजर नहीं आ रही है। बोले भाई मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन इतने ट्रिलियन वाली वो चीज कहां पर है? बोला यार आपको आंखों का इलाज कराना पड़ेगा, वो सामने खड़ी है आपके। बोले कैसे है? बोला फाइल उठा के देखा, बोला ये फाइल है, देखो इस फाइल में साइट भी है लिखी हुई, कहाँ ये बनेगी, उसके ऊपर ये पुल के लिए इतना लोहा आया, लोहे के बाद वो कंस्ट्रक्शन हुई, उसके बाद उसके 4 साल से वो बनी हुई, 4 साल से उसका रिपेयर भी होते हैं, रिपेयर के पैसे अलग जाते हैं, लेकिन वो लोग पुल है कहाँ? बोला यार चाइनीज तुम्हारी नजर बड़ी कमजोर है। ये सिंधी साई था एक हमारा इंजीनियर, उसकी बात थी, फॉरगेट इट। ये बात हम हल करेंगे, बहुत सी बातें थी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मुझे महसूस हो रही है, खल रही है कि आज है अगस्त की 15 तारीख, और ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं आज, ये हमने 2 रोज पहले 11 तारीख को हमने ये प्रोग्राम अपना रिकॉर्ड किया था। और जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था उससे कई दिन पहले, और उस रोज भी कुछ अजीब अफवाहें पूरे मुल्क में चल रही थी कि हुकूमत जा रही है, हुकूमत खत्म हो रही है, तो अजीब कैफियत। तो अब मैं 15 तारीख को ये प्रोग्राम जब आप देख रहे हैं, क्योंकि 11 तारीख है आज, और आज जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ अपना रिकॉर्ड, मुझे नहीं मालूम कि क्या 14 और 15 को क्या हुआ, क्योंकि
वो जो मौलाना ताहिरुल कादरी साहब एक पैदा हुए हैं, वो कहते हैं मैं भी मार्च करूंगा अगस्त में, मार्च, ठीक है मार्च करें वो। इमरान खान हमारे फास्ट बॉलर और कप्तान, अच्छे खासे आदमी यार, सेंसिबल आदमी, वो इस मौलाना के पीछे चल गए। एक तरक्की पसंद शख्स जिसकी तरफ पूरे मुल्क के नौजवान उसके पीछे चले गए, और वो पीछे चला गया मुल्ला के। और मुल्ला भी अजीब गरीब का एक मुल्ला है जिसको अभी तक ना तो ब्लास्फेमी कोई पकड़ता है और न ही पाकिस्तान के इतने उलमा बैठे हुए जो उसके ऊपर कोई ना कोई किसी की तरह का कोई कमेंट करें। वो एक साइकोलॉजिस्ट, मेरे पास कल परसों की बात है, किसी जगह से एक साइकोलॉजिस्ट, इज अ प्रोफेसर, और नाम नहीं बताना मैं चाहता, इस्लामाबाद में ही हैं, एक हॉस्पिटल में भी हैं, और उस हॉस्पिटल में टीचिंग हॉस्पिटल है, पढ़ाते भी हैं वहाँ साइकोलॉजी। उनका कहना था कि ही इज अ साइकोपैथ। ताहिरुल कादरी, जिस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज है, इस तरह बात करना है, उसका यूं यूं हाथ इस तरह ये हिलाना है, बोला ये इंडिकेट करता है कि इसका बचपन और अर्ली जवानी बड़े ही दुखदायक या तकलीफों में, या उसका कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है इसके साथ उसमें। अब ये जब बड़ा हुआ है और उसके हाथ में उसने देख लिया कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं, अब उसके अंदर जो सारी नफरत थी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस दौर की, जब वो छोटा था, बच्चा था और बचपन से आहिस्ता आहिस्ता लड़कपन की तरफ आ रहा था, उस वक्त उसके साथ जो कुछ हुआ था गलत सलत, तो अब उसके पास जो ताकत है, पॉपुलरिटी है, तो अब वो हो गया। और उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो ये साइकोपैथी यूं 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 चलने वाला जो है, उसको गवर्नमेंट ने छूट दे दी है कि तू जिस तरह चाहे तू कर। दुनिया पाकिस्तान में लोगों के घरों में घुस जाए तुम्हारे मुरीद और चाहने वाले, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को लूटें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाए, प्रेसिडेंट हाउस में घुस जाए, तो एक एनार्की वो फैला दे। तो इस वक्त मुझे, क्योंकि 11 तारीख को तो नहीं, लेकिन इसके बारे में ये प्रोग्राम, अब मुझे वहाँ से इशारा भी किया है मेरे प्रोड्यूसर ने कि बस को अब टाइम ख़त्म हो रहा है उसको प्रोग्राम का। मैं दो चीज़ें, अब आप देखना, मुझे भी खुद, मेरा भी अपना इंटरेस्ट है, मैं देखना चाहता हूँ कि इस फ़कीर के जहन में जो बात आ रही है वो आप भी सुने और आप भी उस एंगल से अब जो देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम के अलावा जो कुछ मुल्क में हो रहा है, 14 और 15, आज तो 15 है ना, कल 14 को कुछ हो गया होगा। हुकूमत ऐसे नहीं जाती। दो ही तीन, मैं जल्दी थोड़ा माफ कीजिएगा, टाइम बार बार मुझे इशारा कर रहे हैं, 2-3 उसके तरीके होते हैं हुकूमत के जाने के। नंबर 1, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो डिसेंट ऑनरेबल वे ऑफ डिसॉल्विंग ए गवर्नमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आपकी कौमी असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए और वो खत्म, उसकी हुकूमत, ही इज गॉन। प्रेसिडेंट के पास अख्तियारात हैं कि हुकूमत ठीक काम करने के, उनको डिसमिस करके घर भेज दे। नंबर 2। नंबर 3, कोई ताकतवर, पाकिस्तान में ताकतवर जो हैं उनका नाम नहीं ले सकते। वो इसलिए नहीं ले सकते कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा है कि उनका नाम नहीं ले सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में उसने अमेंडमेंट की। इतना अच्छे आदमी कैसे कैसे काम कर जाते हैं, खुद तो गए टंग गए, पूरी कौम को टांग के चले गए। तो आइन के मुताबिक उन ताकतवर लोगों का नाम हम नहीं ले सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जुल्फिकार अली भुट्टो की, कि उनका नाम नहीं लेना है, उनकी तरफ इशारा भी नहीं करना है। वो साहब डंडी उठा के नवाज शरीफ को कहें टक 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 उसकी टेबल पे, ये इस्तीफा का कागज है, साइन कर कि यू आर रिजाइनिंग एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वरना के बाद बिग क्वेश्चन मार्क। आप सब सियाने हैं, जो मेरी तरह बुढ़े हैं 70-80 बरस के, उन्होंने जो कुछ यहां देखा है वो समझते होंगे कि वरना इसी तनख्वाह पे काम करता रहूंगा भाई, इसी तनख्वाह पे काम करता रहूंगा। तो अगर ये हुकूमत गई तो इन 3 चीजों में से मुझे देखना है कि किस चीज पे हुकूमत जा रही है, क्योंकि स्ट्रीट पे खड़े रहकर ताहिरुल कादरी और हमारे फास्ट बॉलर कप्तान
के कहने पर कोई नहीं जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा सकता सिवाय 3 चीजों के, असेंबली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, प्रेसिडेंट डिसमिस कर दे, जो कि प्रेसिडेंट का अपना है नवाज शरीफ का, और नंबर 3 रिजाइन कर वरना ये 3 चीजें हैं। एजिटेशन से कोई नहीं जाता। अगली इतवार, नेक्स्ट मंडे अगे आचरते मिलबो, और इस बात पे फिर बात होगी कि उर्दू में भी बोला जाएगा, सिंधी में बोला जाएगा, और जहां उर्दू और सिंधी में फंस जाऊंगा, कोई लफ्ज नहीं मिलेगा, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बीच में अंग्रेजी की टांग मार देंगे थोड़ी सी। तो नेक्स्ट संडे जाते जाते मुझे अचानक याद आया, मैंने तो आपसे इजाजत ले ली, नेक्स्ट संडे नहीं, नेक्स्ट थर्सडे, क्योंकि इन छुट्टियों के बाद जब मैं वापस आया तो अब ये प्रोग्राम थर्सडे को होगा, क्लासरूम चलाएंगे थर्सडे को, इसलिए नेक्स्ट थर्सडे।